ठीक है भाई, तो हमारे पास मौजू है राइटिंग का। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखते हैं कि प्री राइटिंग स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी का नाम है क्लस्टरिंग। क्या नाम है? क्लस्टरिंग एंड राइटिंग अ यूनिफाइड पैराग्राफ। ठीक है, लिखा है क्लस्टरिंग इज आल्सो कॉल्ड माइंड मैपिंग और आइडिया मैपिंग। इट इज़ अ स्ट्रेटेजी that allows you to list all possible ideas related to the topic. First, write the subject topic in the center of page and circle it. Then, as you think of other ideas, write them around the central idea या subject या topic. तो जिस तरह हम bubbles बनाते हैं, ठीक है, पहले भी हम पढ़ाते वक्त आपको bubbles बना के दिखाते हैं। बबल्स बनाना दरअसल क्या है? एक माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग का मतलब ये होता है कि आप पूरे ख़याल को, पूरी बात को अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के बबल्स में लिख देते हो, ठीक है, और फिर आप उस पर एक एक करके उस पर बात करना शुरू करते हो। माइंड मैपिंग जो है वो जब आप डिस्कशन करते हैं किसी चीज़ को, उसमें भी, और जब आप राइटिंग लिखने बैठते हैं किसी चीज़ को, उसमें भी आपको मदद करती है। ठीक है, माइंड मैपिंग का डबल काम होता है। डबल काम का मतलब ये होता है कि एक तो ये कि अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटे तक बात करूँगा, तो 1 घंटे तक बात जो है वो आप पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन मैं अगर उसी 1 घंटे तक की बात को बोलते बोलते यहाँ उसके टॉपिक्स लिखता जाऊँ, सही है, उसके आइडियाज़ बबल्स में लिखता जाऊँ, उसको रिलेट करता जाऊँ, तो 1 घंटे की डिस्कशन आप समझ पा लेंगे फ़ौरन वो क्या सर ने बात की थी। अच्छा, मुझे भी याद रहेगा उस पूरे डायग्राम को देखकर कि मैंने ये बातें की हैं। ठीक है, तो माइंड मैपिंग एक आर्ट है। ठीक है, ये आर्ट दरअसल मैनेजमेंट में यूज़ होता है। मैनेजमेंट में यूज़ होता है। आप हैरान होंगे, आप जैसे घर के अंदर शादी की तकरीब का प्रोग्राम होने वाला है और सारी फैमिली बैठकर बातें करती है, वो ऐसा करेंगे, हम इतनों को दावत देंगे, सही है, हम जो है वो हॉल बुक करेंगे, फलाना काम करेंगे, ये प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो प्लानिंग होती है वो ऐसी होती है, बस ज़बानी, सही है, और फिर सब लोग उस बात से उड़ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा काम सब बांट लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस प्लानिंग में फाइनल क्या बात तय हुई थी और उसको किस कदर हमें डिटेल के अंदर, अगर एक आदमी बैठ जाए वहाँ पर और जितनी डिस्कशन हो रही हो उन सब की क्या बना दे? माइंड मैपिंग बना दे। यानी ऐसे करे, शादी की बात हो रही है, बीच में उसने सर्किल बना दिया शादी, ठीक है। अच्छा, शादी के लिए क्या होगा जनाब? हाल, उसने एक ब्रांच निकाल के क्या लिख दी? हाल। अच्छा, हाल की जिम्मेदारी जो है वो बड़े भाई की थी, तो ऊपर लिख दिया बड़ा भाई, सही है। फिर किसी ने बोला खाना, तो बोला एक ब्रांच निकाली, उसमें लिखा खाना, तो बोला खाने की इब्तदाई मालूमात ये लोग लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, सबके नाम लिख दिए और फाइनल जो है वो अब्बा जी करेंगे, अब्बा जी का नाम डाल दिया। जब ये लोग बातें कर रहे हों और एक आदमी बैठकर उसे क्या कर रहा हो? माइंड मैप कर रहा हो, सही है। और माइंड मैप करने के बाद जब सब लोग उठ के जाएँ तो एक तस्वीर खींचें आप मोबाइल पे, टक, और सबको सेंड कर दें। तो वो उस मीटिंग में जितनी बात हुई, जैसे हुई, जो तय हुआ, वो सब के पास एक तस्वीर की शक्ल में मौजूद होगा और हर आदमी ये जान लेगा कि उसे क्या करना है, किसको क्या करना है। अगर हम माइंड मैपिंग नहीं करेंगे, सही है, हम उसकी तस्वीर नहीं बनाएंगे, जहन में पिक्चर क्रिएट नहीं होगी और फिज़िकल भी नहीं बनाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि 3 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी उसका पता ही नहीं होगा। और फिर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, घूम फिर के सारा काम किस पे आ जाता है? किसी एक आदमी पे आ जाता है। वही शादी हाल भी देखता है, वही खाने को भी देखता है और वही हर चीज़ देखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो माइंड मैपिंग, ये जो आपको बताया गया है, ये माइंड मैपिंग
दो जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। एक तो प्लानिंग के अंदर तो ये जगह जगह इस्तेमाल होता है, और दूसरा राइटिंग के लिए। जब आप कोई बड़ा टॉपिक लिखने जा रहे हो, सिंध के बारे में आपको एक मजमून लिखना है, तो सिंध के बारे में आपको मजमून लिखना है, ये आपका मेन टॉपिक हो गया। आपके पास तस्वीर बनी हुई है, देखें बीच में क्या लिखा हुआ है, सिंध। अब भाई इसमें आप क्या बयान करेंगे सिंध का? तो उन्होंने कहा सिंध के इसमें क्या बयान करेंगे, एग्रीकल्चर। सही है, क्या बयान करेंगे, एग्रीकल्चर। सिंध की क्या बयान करेंगे, हिस्ट्री बयान करेंगे। ठीक है, सिंध का क्या बयान कर सकते हैं, कल्चर भी बयान कर सकते हैं। इस मजमून में सिंध का क्या बयान करेंगे, और उसकी इंडस्ट्री। सही, और क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट बयान करेंगे, उसका और क्या बयान करेंगे, है इकोनॉमी। और क्या बयान करेंगे उस मजमून में, और भी सोच सकते हैं आप इनके अलावा। जब आप सिंध को बयान करते हैं तो उसका जोग्राफिया भी बयान कर सकते हैं। जोग्राफिया का मतलब समझते हैं आप, वो पाकिस्तान में कहाँ वाक़ है, उसके लेफ़्ट पे क्या है, उसके राइट पे क्या है, इसको जोग्राफिया कहते हैं। सही है। और सिटीज़ भी बयान कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिटी पे आ जाएंगे तो फिर हर सिटी अपना अपना रुझान बयान करेगा। मेरा ख्याल है वो सिंध दब जाएगा और सिटी आ जाएंगे सारे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये जो आपने इस वक्त माइंड मैपिंग कर ली है, वो आप दरअसल क्या काम करने जा रहे हैं, एक एसे लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, एसे। और उस एसे के आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए। देखिए इन्होंने आगे आपको मिसाल में किसी एक पॉइंट को डिस्कस किया है। नीचे आ जाइए आप, पैराग्राफ राइटिंग। जब पैराग्राफ आप राइटिंग करना शुरू करते हैं तो टॉपिक, सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया एंड डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। यानी अब यूँ समझ लीजिए कि जब सिंध पर आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो इसको एक अलग टॉपिक मानेंगे, एक अलग पैराग्राफ में लिखेंगे इसे, उसकी जोग्राफिया को एक अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। यानी हर एक टॉपिक को आप अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे, और पैराग्राफ का पहले शुरू करेंगे, स्टार्टिंग सेंटेंसेस होंगे, फिर उसको थोड़ा बयान करेंगे, और फिर नतीजा लिखेंगे हर पैराग्राफ का। 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखें ज़रा, टॉपिक सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया एंड डिटेल्स और कंक्लूडिंग। ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस क्या होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस शुड इंक्लूड मेन टॉपिक सिंध प्लस फोकस्ड आइडिया इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी पे इन्होंने लिखना है, तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए, देखिए, द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन, ये मेन आइडिया हो गया आपका। सही है। अब इसको आपको लिखना है इसी बात पर, ऑल सेंटेंसेस शुड रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस। यानी ये जो आपने लिखा है ना, द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, इस पर अब आपको बात लिखनी है। वन ऑफ द फैक्टर इज एग्रीकल्चर। द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ सिंध आर कॉटन एंड राइस। दीज क्रॉप्स आर अ गुड सोर्स फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। The second thing is tourism. Sindh attracts foreigners because of its ancient sites, जैसे मोहनजोदड़ो है, ठीक है, and the tombs of various holy saints. Third, Karachi has the biggest seaport and airport. ये सारे फैक्टर हैं, किस चीज़ के फैक्टर हैं, इकोनॉमी के। ठीक है, नीचे कंक्लूडिंग, अब इन्होंने इस पैराग्राफ को कंक्लूड किया है, सम अप द होल पैराग्राफ। सही है। यानी जो मिसाल दिए क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ सिंध। ये इन्होंने किसको डिस्कस कर लिया, सिंध की इकोनॉमी को। अब हमारा काम ये है कि हम सिंध के सारे जो हमने माइंड मैपिंग की है उसको हर एक एक पैराग्राफ में बयान करना शुरू करेंगे। ये आपका काम है।
ठीक है, मोबाइल लेके बैठना है आपको, सही है, इंटरनेट खोलना है और आप लिखेंगे ज्योग्राफी ऑफ सिंध। गूगल पे क्या जाके लिखेंगे, ज्योग्राफी ऑफ सिंध, और उसमें आपके पास बहुत सारी बातें लिखी हुई आ जाएंगी। हो सकता है 1 2 3 5 6 साइडें हों अलग अलग, किसी पर उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा हो, किसी पर उसमें उन्होंने बहुत लाइट में लिखा हो, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि कौन सा ऐसा साइट है जिस पर बहुत आसान अल्फाज में सिंध के जोग्राफिए को बयान किया गया है। तो आप नंबर 1 ये लिखेंगे, ठीक है। पहले आप शुरू क्या करेंगे, जोग्राफिया, उसमें बताएंगे कि सिंध जो है वो एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है, और पाकिस्तान के वो साउथ की जानिब उसका मुकाम है। उसके शुमाल में फलाना सूबा है, उसके जुनूब में जो है वो समंदर है, ठीक है। ये बयान कर देंगे पहले जोग्राफ़ी के बाद आप फिर कहाँ आएंगे, हिस्ट्री पर आएंगे। अब आपको दोबारा जाके क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है हिस्ट्री ऑफ सिंध। उसमें भी आप देखिएगा 4-5 साइटें आपको मिलेंगी, उसमें भी आप किसी साइट को स्टडी करें जहाँ आसान अल्फाज में सिंध की हिस्ट्री को बयान किया हो। तो आज सिंध जो है वो ये नया सूबा नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि 4500 साल पहले से यहाँ लोग रहते हैं। इसमें भंबोर भी है 3000 साल पुराना, इसमें मोहनजोदड़ो भी है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के फ़ौरन बाद आप लिखेंगे उसकी इकॉनमी। थर्ड में क्या लिखेंगे, इकॉनमी। उसके बाद लिखेंगे उसका कल्चर 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे कल्चर के बाद आप लिखेंगे, बल्कि एक काम करें आप थर्ड में इकॉनमी पे ना आए, थर्ड में आप किस में आ जाएं, क्लाइमेट पे आ जाएं, ठीक है। 4th में आप इकॉनमी पे आ जाएं और 5th में आप कल्चर पर आ जाएं, और आखिरी में 6th में इंडस्ट्री पे, और 7 नंबर पे आप एग्रीकल्चर पे, ठीक है। ये ज़रा आप नोट कर लें, अपने उसी बुक के अंदर नोट कर लें। एक आध कोई बबल रह गया है तो ख़ुद अपनी तरफ से बबल बढ़ा लें, या बबल पूरे हैं तो उसमें जो खाली बबल हैं उसमें आप ये नोट कर लें। अब आपको ये वाला पूरा ऐसे तैयार करना है खुद से, सही है। मैं ये ऐसे नहीं लिख पाऊँगा आपको। आपके पास मोबाइल है, घर पे जाइए, नंबर 1 के ऊपर आपको क्या देखना है, आप ऐसे लिखेंगे ज्योग्राफी ऑफ सिंध। एक साइट देखें, दूसरी साइट देखें, तीसरी देखें, 3-4 साइट में आपको कोई एक का साइट ऐसी नज़र आएगी जिसमें बहुत सादा लफ्ज़ों में, बहुत आसान अल्फाज में सिंध के जोग्राफिया को बयान किया होगा। वहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी भी आप अपने उस पर करें, क्या नाम है, नोटबुक के ऊपर, ठीक है। वो लिख लिया आपने। उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया। अगला पैराग्राफ आपको किसका लिखना है, हिस्ट्री ऑफ सिंध। फिर आपने हिस्ट्री ऑफ सिंध सर्च किया और उस पैराग्राफ को आपने कंप्लीट किया। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, क्लाइमेट ऑफ सिंध, ऐसा मौसम कैसा होता है सिंध का, ठीक है। इसी तरह से आप चलते चलते तकरीबन ये आपके 6 पैराग्राफ होंगे या 7 पैराग्राफ होंगे। तो 7 पैराग्राफ का जो पूरा मजमूआ होगा उसे हम बोलेंगे कि ये अब आपका सिंध के ऊपर एक अच्छा मजमून आ गया है, ठीक है। चलें जनाब, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग यूनिट नंबर 1.5 पर जा रहे हैं। यूनिट 1.5, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक है स्टडी स्किल। स्टडी स्किल बुक में देखें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा है। नोट, फॉर एक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल नॉट टू बी फॉर्मली असेस्ड। यानी ये जो टॉपिक है ये एडिशनल है, आप चाहें तो ना भी पढ़ें, ये इन्होंने लिखा है। लैंग्वेज की स्किल आपको और बढ़ानी है तो आप इसको पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं बस सही है, काफ़ी है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं, काम हम नहीं करेंगे इसका, ठीक है। पढ़ लेते हैं कि है क्या, बोला क्या गया है। कलेक्टिंग पॉइंट्स फॉर रिटन एंड ओरल वर्क। आप रिटन और ओरल वर्क के लिए पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं। देयर आर मैनी वेज फॉर कलेक्टिंग पॉइंट्स टू राइट एन एसे। सही है, एक ऐसे लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट करने के कई तरीक़े हैं। रिपोर्ट लिखने के लिए, अ लॉन्ग आंसर,
बड़ा जवाब लिखने के लिए, और इवन फॉर कलेक्टिंग पॉइंट्स फॉर अ स्पीच या फिर तकरीर अगर आप लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, या डिबेट के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए। द फॉलोइंग इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, ये एक तरीका आपको बताया है कलेक्ट करने का। एक्सरसाइज नंबर 1, लुक एट द फॉलोइंग टेबल, आपको नीचे टेबल देखना है। फॉर एवरी प्रॉब्लम सर्टेन WH क्वेश्चन हैव बीन ब्रीफली आंसर्ड, सही है, हर मसले का हल WH क्वेश्चन के ज़रिए दिया गया है। हाउएवर मैनी अदर आंसर्स आर पॉसिबल, अगरचे के और दूसरे आंसर भी पॉसिबल हैं। वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 एंड राइट वन मोर पॉसिबल आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, अब जैसे वाटर स्टोरेज, ये प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, गार्बेज पाइल्स, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, नॉइस पोल्यूशन। चौथा प्रॉब्लम क्या है, अनक्लीन एयर। फिर उसके बाद एक्सीडेंट्स, फिर उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, वाटर शॉर्टेज, अब इसके वजूहात क्या हैं, इसमें 4 सवालात उठाते हैं, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ। यानी वाटर शॉर्टेज पर जब आप बात कर रहे हैं तो आप इन 4 सवालात के जवाब देंगे। वाटर शॉर्टेज क्यों है, पाइपलाइन ब्रोकन है, कहाँ की पाइपलाइन ब्रोकन है, गुलबर्ग की, इलाका है गुलबर्ग, वहाँ की पाइपलाइन टूट गई है, पूरे इलाके में पानी नहीं आ रहा है। कब हुआ ऐसा, सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से हुआ ऐसा। हाउ, कैसे हुआ, इसको हल कैसे करेंगे, ये हल कैसे करेंगे, उन्हें क्या है, इमरजेंसी कॉल लाइन, यानी आप इमरजेंसी कॉल करेंगे लाइन पे जाके। अच्छा, नीचे ये खाना उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। वाटर शॉर्टेज की और आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है, वाई, आप बताएं। हमारे यहाँ तो कोरंगी की मिसाल ले लें, चलें, कोरंगी में वाटर शॉर्टेज की क्या वजह हो सकती है, करप्शन, टैंकर माफिया, सही है, यानी वो लाइन से आपको पानी देने के मूड में नहीं, वो कह रहे हैं आप क्या करो, खरीदो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, करप्शन बाय टैंकर माफिया। टैंकर माफिया के ज़रिए क्या हो रही है, करप्शन हो रही है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, वेयर, कहाँ हो रहा है ये सब, कहाँ पर हो रहा है, कोरंगी, यहाँ क्या लिख देंगे आप, कोरंगी। सिंस, कब से हो रहा है, 8-6-7 साल तो हो गए, सही है। तो सिंस लास्ट 7 years 8 years, सही है। हाउ, इसको कैसे दूर कर सकते हैं आप, करप्शन को कैसे दूर कर सकते हैं, पानी की शॉर्टेज है, इसको क्या करें, कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो हो सकता होगा, एहतजाज करें, सही है, या कानूनी कार्रवाई करें। तो इसमें लिख सकते हैं आप प्रोटेस्ट, बाय प्रोटेस्ट किया जा सकता है, या फिर बाय पटिशन, लीगल पटिशन, यानी आप अदालत में जाके एक लीगल पटिशन जमा कराएं कि भाई हमारे इलाके में पानी ना आने की वजह ये नहीं है कि लाइन टूट गई है, बल्कि वजह ये है कि करप्शन हो रही है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा जी, नीचे देखिए गार्बेज पाइल्स, ठीक है, जगह जगह जो है वो कचरे के ढेर हैं। तो उसमें एक वजह क्या लिखी है उन्होंने, क्यों है ऐसा, पीपल थ्रो इट, लोग उसको फेंकते हैं। आपके ख्याल में और क्या वजह है, कचरा उठाने वाले नहीं आते। एक बात और, वो ही नहीं है, डस्टबिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे डस्टबिन होगा, तो वहीं फेंकेंगे फिर लोग, सही। कचरा कुंडी बोलते हैं जिसको आप, कचरा कुंडी तय होती है ना गवर्नमेंट की जानिब से कि भाई ये कचरा कुंडी है, आपको कचरा यहाँ फेंकना है। अच्छा, जब इलाके में कचरा कुंडी तय नहीं है कि कहाँ फेंकना है कचरा, तो फिर लोग कहाँ फेंकेंगे, जहाँ उनको समझ में आएगा वो वहाँ फेंकेंगे। इसमें एक वजह ये भी है, देयर इज़ नो फिक्स्ड कचरा कुंडी, ऐसे लिखें, देयर इज़ नो फिक्स्ड कचरा कुंडी।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा वेयर, कहाँ पड़ा हुआ है कचरा, वो कह रहे हैं स्ट्रीट, गलियों में। आप कहाँ लिखेंगे, कहाँ पड़ा हुआ आपके इलाके में कचरा? एवरीवेयर। जहाँ आपकी नज़र उठेगी वहाँ कचरा ही कचरा है। सही। कब हुआ ऐसा, कब से हो रहा है ऐसा? सिंस लास्ट 6 and 7 years, जब से हम पैदा हुए। सिंस वी बॉर्न, जब से हमने पैदा हुए यही देखा है। कैसे इसका हल होगा? हल कैसे करेंगे? ये कचरा जगह जगह फैला है, पहले डिसाइड करेंगे कचरा कुंडी कहाँ होनी चाहिए। ऐसा ही है। देखो ना, अब जो आजकल भी जो सफाई की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने भी छोटे छोटे डब्बे कहीं रखे हैं, जगह जगह रखे हैं। उन्होंने कहाँ रखे हैं? उन्होंने वहीं रखे हैं जहाँ कचरा पहले से पड़ा हुआ था। उनको चाहिए था पहले वो सर्वे करते इलाके का और उसमें मखसूस जगह तयन करते। तो ये डी का इलाका है इतना बड़ा, मिसाल कुरंगी का, इस इलाके के अंदर जो है वो 1500 घर हैं। इस 1500 घरों के लिए, इन 100 घरों के लिए यहाँ कचरा कुंडी होनी चाहिए, इन 100 घरों के लिए यहाँ कचरा कुंडी होनी चाहिए, इन 100 घरों के लिए यहाँ। 5 जगह वो बनाते और बाज़ाब्ता उसको तामीर करते, उसकी जगह बनाते, दीवारें उठाते। सही है। और फिर उसमें लोगों को मोटिवेट करते कि भाई ये कचरा कुंडी आपकी है, आपको यहाँ कचरा फेंकना है। और फिर अगर कोई उसकी मुखालफत करता या उसके ख़िलाफ़ काम करता तो फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती। आप देखते हैं कि जो है 1 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाता, इधर उधर कचरा फेंकना बंद हो जाता। सिर्फ कहीं कचरा वहीं फेंकते जिनका तय हो गया। अच्छा, फिर कचरा उठाना भी आसान होता। गाड़ी आती और गलियों में नहीं घूमती, वो सिर्फ कहाँ जाती? उन 5 कचरा कुंडी पे जाती और जाके आराम से कचरा समेट लेती। ठीक है, ये इशू है। तो ये पता चल गया। उसके बाद आइए अगला प्रॉब्लम क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आवाज़, शोर। शोर भी एक पोल्यूशन है, पता आपको? जैसे धुआं फैल रहा है हवा में, ठीक है, जैसे कार्बन के ज़र्रात फैल रहे हैं हवा में, जैसे धूल मट्टी फैल रही है हवा में, ऐसे ही शोर भी हवा में फैल रहा है। सही है। आप यहाँ से ज़रा जाइए किसी गांव देहात के इलाके में, तो आपको वहाँ बहुत सुकून मिलेगा, आपको रेस्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छा माहौल है। भंबोर जाएँ आप लोग, गए मेरा ख्याल है मेरे साथ भंबोर में आप देखें बिल्कुल सन्नाटा है, शोर नहीं होता, आवाज़ नहीं आती। तो वहाँ आपके जहन को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। अब यहाँ पर वहाँ से गाड़ी जा रही है, उसकी आवाज़ भी हवा में शामिल है। मैं बोल रहा हूँ, पंखा चल रहा है, दूसरी क्लास में बात हो रही है, टर्क जा रहा है, वो बाजा बजाता हुआ जा रहा है, टीड़ी पापा टीड़ी पापा टीड़ी पापा। सही है। और फिर कोई आदमी म्यूज़िक बजा रहा है। तो ये जितनी भी आवाज़ें हैं ये उस हवा में शामिल हो जा रही हैं और हवा में वो रह रही हैं, ख़त्म नहीं होती। ये भी याद रखें, हवा में जो ये इर्तियाश होता है आवाज़ का, ये ऐसा नहीं होता एक दफ़ा चला जाए और ख़त्म हो जाए, नहीं, ये रहता है। अब हवा डिस्टर्ब हो गई, हवा के जो मालिक्यूल हैं वो डिस्टर्ब है। मेरे कान के जो पर्दे हैं, वो कान के पर्दे को एक आवाज़ नहीं टकरा रही, इधर से भी टकरा रही, उधर से भी टकरा रही, इधर से भी टकरा रही, जगह जगह से टकरा रही। तो मेरा कान का जो पर्दा है वो हर वक्त वाइब्रेट कर रहा है और उसको प्रोसेस करने के लिए दिमाग हर वक्त काम कर रहा है, हत्ता कि रात को भी कर रहा है। रात को भी कोई ना कोई आवाज़ आ रही है, टीवी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, दीगर चीज़ें चल रही हैं। सही है, घर के अंदर। तो उसकी आवाज़ से कान की पर्दे की वाइब्रेशन हो रही है और वो वाइब्रेशन दिमाग को मुतासिर कर रही है। ठीक है। और हम सो तो रहे हैं लेकिन असल में सो नहीं रहे। दिमाग असल में क्या कर रहा है? उस वाइब्रेशन को प्रोसेस करने में लगा हुआ है। तो हमें सुकून से नींद भी नहीं आ रही। तो ये सारी वजूहात होती हैं साउंड पोल्यूशन की। ठीक है। अच्छा जी, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह क्या लिखी है इन्होंने? फायरवर्क। फायरवर्क का मतलब जो लोग धमाके करते हैं, जो लोग शादी ब्याह पे पटाखे चलाते हैं, उसको बोलते हैं फायरवर्क। आपके ख्याल में नॉइज़ पोल्यूशन की और क्या वजह है? गाड़ियाँ और हारन, प्रेशर हारन। आपको पता है जो ट्रक वाले होते हैं और बड़े बड़े डंपर चलाने वाले होते हैं, वो जो हारन लगवाते हैं वो सादा हारन नहीं होते, टीट, वो नहीं होते, वो क्या होते हैं?
पॉम ऐसे होता है, तो मतलब ट्रक नहीं आ रहा है, कोई रेल की गाड़ी आ रही है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रेशर हॉर्न। उसके बाद मैरिज हॉल, नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ होती है ज़्यादातर? मैरिज हॉल पे। आपके ख्याल में कहाँ होती है? रोडों पे, सही है, रोड्स, स्ट्रीट्स, रोड्स। कब होती है? ये कह रहे हैं ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है ये वीकेंड्स पर होती है, हफ्ता इतवार को होती है, एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे। संडे को कम होती है, बाकी हर रोज़ होती है। अच्छा जी, कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं? कम से कम प्रेशर हार्न पर तो पाबंदी लगानी चाहिए। आपको पता है जो अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ मरीज़ होते हैं बहुत सारे, है ना? आप लोगों का भी इत्तेफाक हो इस बात को देखने का कि मरीज़ होता है, मरीज़ वो तकलीफ़ में होता है और उसको नींद नहीं आती, बीमारी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से उसे उसको नींद लाने के लिए डॉक्टर बड़ी जद्दोजहद करते हैं। बाज़ औक़ात उसको इंजेक्शन भी देना पड़ता है सोने का, मेडिसिन भी देनी पड़ती है सोने की। वो इसलिए करते हैं कि वो सोएगा तो सेहत पकड़ेगा, लेकिन वो सो नहीं पाता इसलिए कि उसको बीमारी है, तो बड़ी मुश्किल से वो सोता है। लेकिन क्या होता है, उस अस्पताल के बाहर से एक ट्रक जाता है और वो बाजा बजा देता है बड़ी तेज़ आवाज़ में, वो जो सोए हुए होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं। इसीलिए आमतौर पर जहाँ हॉस्पिटल होता है ना, उसके सामने बोर्ड लगा दिया जाता है, उस पर हारन बना के निशान डाला जाता है कि यहाँ हारन बजाना मना है, सही है। लेकिन आपको पता है ज़्यादातर वहीं बजते हैं जहाँ पे बोर्ड लगाओ, ठीक है। मैं इससे गुज़रा हूँ और मैं उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाकई अस्पताल के सामने जब गाड़ी जाए तो उसको हारन नहीं बजाना चाहिए, इसलिए कि ये जो बीमार लोग होते हैं इनका सोना एक बहुत बड़ा मसला होता है। यानी हम जो तीमारदार होते हैं ना, वो इस कोशिश में होते हैं ये सो जाए, पट्टियाँ रख रहे हैं, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार की वजह से नींद नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा सा भी वो 2 घंटे भी सो लेता है ना, तो कहते हैं यार अभी 2 घंटे सोया है ना, कि अब सेहत थोड़ी सी इसकी मैनेज हो जाएगी। तो 2 घंटे 3 घंटे सोने के लिए भी हमें जो है वो दिक्कत होती है अस्पताल के सामने, तो वहाँ पर कभी भी हारन नहीं बजाने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसमें भी बैनिंग ही आएगा, बैन करना पड़ेगा आपको, सही है। अगला है अनक्लीन एयर। ठीक है, ये इसी तरह से फिल कर लेना आपको। नीचे इसी में दिया है एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 क्या है, इन द टेबल बिलो राइट 5 प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स हैव एंड 3 वाई क्वेश्चन अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू राइट अबाउट। यहाँ पे जैसे ऊपर आपने जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं वो शहर के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। वाटर शॉर्टेज का मसला शहर में है, गार्बेज का मसला शहर में है, सही है, नॉइज़ पोल्यूशन शहर में है, अनक्लियर। इसी तरह कह रहे हैं कि नीचे आपको एक स्टूडेंट लेना है और स्टूडेंट के क्या मसाइल हैं वो एक एक करके लिखने हैं, फिर इसमें वाई भी लेना है, व्हेन भी लेना है, वेयर भी लेना है और उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो ये आप खुद से अपनी ज़रा एक कोशिश कीजिए, किताब निकाल के बैठिए, पहले स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं 1 2 3 4 5 करके पहले लिख डालें, फिर उसके अंदर वो मसला क्यों है, कब पैदा हुआ था, सही है, और सबब क्या है उसका और उसका हल क्या है। ये भरने से आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा 1.5 जो है वो ख़त्म हो गया। कल से अगली क्लास में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इसका 1.6 और ये है फ़न। एक क्लास और होगी हमारी और उसके बाद फिर हमें अगला सबक यूनिट 2 पे चले जाएंगे। बस।